हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले 9वें वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर में 16वें प्रश्न तक का उत्तर बता दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा दीजिए, यह इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मतलब उसको जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बदले में कितनी ऊर्जा देगा, ये इलेक्ट्रॉन लब्धि है। जबकि इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि जब सहसंयोजक बंध बनता है तो जो सहभाजन किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है, उससे कम ऑक्सीजन का है और उससे कम है आपका नाइट्रोजन का और फिर हाइड्रोजन का। तो 4 है फ्लोरीन का, 3.5 है 3.5 ऑक्सीजन का, 3 है नाइट्रोजन का और 2.1 है हाइड्रोजन का। तो विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा रहती है वो सभाजित इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने तरफ आकर्षित करके रख लेता है, जिससे उसमें थोड़ी सी ऋण आवेश और दूसरे परमाणु में थोड़ी सी धन आवेश आ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि इसके परमाणु की सहसंयोजक आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति की माप तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इसने लिखा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कितनी ऊर्जा देता है। जैसे क्लोरीन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कुछ ऊर्जा प्रदान करती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर है देखिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह परमाणु की बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता है ये, जिससे बदले में कुछ ऊर्जा ये देती है। और विद्युत ऋणात्मकता, यह परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो साझे में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा। दूसरा, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की परम प्रवृत्ति है, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की सापेक्षिकीय प्रवृत्ति है। विद्युत ऋणात्मक से सापेक्ष, मतलब उससे मेरी क्षमता ज्यादा है तो मैं साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूंगा, ऐसा है। यह विलगित परमाणु का एक गुण है, यह आबंधित परमाणु का गुण है। तो देखिए, दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको तब दिखेगी जब दो परमाणु एक दूसरे में प्रदान करते हैं, मतलब वो पहले अलग अलग रहते हैं, तो विलगित है। दूसरा है कि ये परमाणु की आबंधित परमाणु का गुण है। तो परमाणु जब जुड़ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये उसमें से साझा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसकी निश्चित विशिष्ट इकाई किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। इसको हम किलो जूल पर मोल में जो ऊर्जा निकलती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं है, लेकिन इसके लिए पॉलिंग स्केल जरूर उपलब्ध है जो एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन है बस। जैसे फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, ऐसा नाइट्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन का 2.1 है। तो एक दूसरे के सापेक्ष उसकी क्षमता को दिखाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय सहसंयोजिक आबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने एक चीज पढ़ा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना है। जैसे कि मान लो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध देखिए, तो ये हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन एक, और ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो भाई साझे के इलेक्ट्रॉन को बीच में होना चाहिए ना, दोनों का साझा है इसमें। लेकिन इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आकर्षित हो गए इस तरह से। तो इनमें थोड़ा सा ऋण आवेश, इसमें थोड़ा सा धन आवेश और इसमें थोड़ा सा धन आवेश आ गया। और आवेश की उपस्थिति ही ध्रुवता कहलाती है। जब किसी अणु परमाणु या किसी भी चीज में ऋण और धन आवेश होते हैं तो वो उसकी ध्रुवीय अवस्था कहलाती है। तो ध्रुवीय अवस्था कब उपलब्ध होगी, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु
आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, लेकिन उसमें से एक की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है दूसरे की तुलना में, और वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी अपने तरफ खींच लिया साझे के इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें ऋण और बाकी में धनावेश हो जाता है, तो उसको हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आयनिक प्रवृत्ति आ गया है, देख सकते हैं। ये जो ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है, बहुत से अणुओं में एक परमाणु दूसरे परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय होता है, तो इसकी प्रवृत्ति सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन युग्म सही रूप से अणु के केंद्र में नहीं रहता है, बल्कि अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है। तो एक तरफ शिफ्ट हो गया, जो ज्यादा खींचा है उसके तरफ शिफ्ट हो गया। इस कारण से एक परमाणु पर धनावेश और दूसरे परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो धनावेश जिसकी विद्युत ऋणता कम है और ऋण आवेश जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है, ऐसा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अणु ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाता है और उसमें उत्पन्न बंध ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध उदाहरण अगर देखें तो HCl अणु में देखिए हाइड्रोजन का 2.1 है, क्लोरीन का 3 है, तो क्लोरीन अणु दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच लेता है, तो इसमें धन आवेश और इसमें ऋण आवेश आ जाता है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, यानी 3 है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। अतः साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन परमाणु के अत्यंत निकट होता है, फलस्वरूप हाइड्रोजन पर धनावेश और क्लोरीन पर ऋणावेश आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अतः HCl ध्रुवीय यौगिक की भांति कार्य करने लगता है, अतः यह ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। आप इसमें H2O का भी उदाहरण लिख सकते हो, HF का भी लिख सकते हो, जो हमने पहले हाइड्रोजन बंध में देखा था, उनका उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हो। ये देखिए यहां पर जो है हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए क्लोरीन में थोड़ा सा ऋण और हाइड्रोजन में थोड़ा सा धनावेश आ गया है, इसलिए HCl का अणु एक ध्रुवीय अणु हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित अणुओं को आबंधों की बढ़ती आयनिक प्रवृत्ति के क्रम में लिखिए। लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन डाइफ्लोराइड। तो आयनिक प्रवृत्ति कब बढ़ेगी? जब दोनों के बीच की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर होगा, तो ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति आएगी। और दूसरा यह है कि दोनों तरफ से मत खींचे, एक ही तरफ से खींचना चाहिए, यह भी हम देखेंगे। तो देखिए, सामान्यतः संयोग करने वाले परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होगा, अणुओं में उतना ही अधिक आयनिक लक्षण होंगे। क्योंकि ज्यादा अंतर रहेगा तो जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, तो उसमें विद्युत ऋणात्मकता वाले जो परमाणु है उसमें थोड़ा सा ऋण और दूसरे में थोड़ा धन आवेश आ जाएगा, तो ही आवेश जितना ज्यादा होगा ना वो बंध उतना ज्यादा आयनिक होगा। अणु की आकृति भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। दिए गए अणुओं का आयनिक प्रवृत्ति के आधार पर क्रम निम्नानुसार है। नाइट्रोजन से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का, उससे ज्यादा क्लोरीन डाइफ्लोराइड का, और उससे ज़्यादा यहाँ पर K2O है, और यहाँ पर क्या लिख दिया है, F2O लिख दिया है, तो मेरे हिसाब से K2O होना चाहिए ये, ठीक है, K2O इसकी उससे ज़्यादा है, क्योंकि अंतर हम देखेंगे, ठीक है। क्लोराइड डाइफ्लोराइड का SO2 की तुलना में अधिक आयनिक होगा, इसकी टी आकृति के कारण है। हालांकि अंतर दोनों में, इसमें ज्यादा अंतर है, इसमें अंतर कम है, उसके बावजूद इसकी ध्रुवता अधिक है क्योंकि ये टी आकृति का बनेगा, तो दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा ये जो सीक्वेंस है, अब इसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि कैसे में ये बना, लेकिन आप इसके उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये K2 है ना, K2O है ये, ठीक। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की नीचे दी गई ढांचा संरचना सही है, परंतु कुछ आबंध त्रुटिपूर्ण दर्शाए गए हैं। एसिटिक अम्ल की सही लुईस संरचना लिखिए। तो अब ये यहां पर देखिए,
लुईस संरचना में कहाँ गड़बड़ है? पहली बात तो हाइड्रोजन कभी भी दो बंध नहीं बनाएगा, वो हमेशा एक ही बंध बनाता है, इसलिए यहां पर गलत है। ऑक्सीजन को दो बंध बनाना था, यहां पर भी एक ही बंध है, ये भी गलत है, तो इनको हम सुधारेंगे। तो कार्बन में 4 बंध बनने चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन के साथ हम एक एक बंध बना दिए और एक कार्बन के साथ एक बंध बना दिए। अब ये इस कार्बन का पूरा हो गया, हाइड्रोजन 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 का पूरा हो गया। अब इस कार्बन का देखिए, एक इस कार्बन के साथ जुड़ा है, एक बंध हो गया, 2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो जाएगा और कार्बन का भी इधर से एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ और जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके ये भी ऑक्टेट हो गया। तो असल संरचना में आपको परिवर्तन कहां पर करना पड़ा? इसको आपको सिंगल करना है, इसको डबल कर देना है, तो बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। और यहां पर लुईस संरचना में यहां पर 2 डॉट लगा देना है और बाकी सब ठीक है, फिर आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चतुष्फल की ज्यामिति के अलावा मीथेन अणु की एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक वर्ग के चारों कोनों पर होते हैं। व्याख्या कीजिए कि मीथेन का अणु वर्ग समतली नहीं होता है। तो मीथेन वैसे तो चतुष्फल की संरचना में मिलता है, लेकिन संभावना इसके वर्ग समतली भी है, तो अब समझाइए कि क्यों नहीं है कोई एक। ठीक है, तो वर्ग समतली ज्यामिति के लिए DsP2 संकरण आवश्यक है। ये आप पीछे संकरण जब हमने पढ़ा था तो वहां पर देखेंगे कि DsP2 संकरण में वर्ग समतली बनता है। कार्बन परमाणु को उत्तेजित अवस्था में, देखिए कार्बन में होता है 6, ठीक है, तो 1s² 2s² 2p2 है। इसमें से एक इधर चला गया तो ये 2s1 रह जाएगा और ये 2p3 हो जाएगा। ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। ये देखिए उत्तेजित अवस्था में 1s² 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये उत्तेजित अवस्था है। ये 2s2 में से एक इधर चला गया तो 2s1 बचेगा ना, यहां पर प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा। इसके पास 4 कक्षक नहीं है, ठीक है, 4 कक्षक नहीं है का मतलब यह है कि अब इसमें D कक्षक है ही नहीं, खाली P कक्षक है। तो DsP2 संकरण कैसे बनेगा? D कक्षक रहेगा तब तो DsP संकरण बनेगा, तो यह संकरण में भाग नहीं ले सकता। इस कारण CH4 की वर्ग समतली आकृति संभव नहीं है। ये देखिए वर्ग समतली के लिए DsP2 चाहिए। हमने कहा था कि चतुष्फल की संरचना में मिलता है, वर्ग समतली में भी मिल सकता था, तो क्यों नहीं मिलेगा ये पूछ रहा है ना। तो वर्ग समतली के लिए DsP2 संकरण चाहिए, इसके लिए D ऑर्बिट चाहिए, ऑर्बिट D है ही नहीं, तो संकरण कहां से होगा? तो वर्ग समतली नहीं बनेगा। CH4 में कार्बन परमाणु sp3 संकरण की अवस्था में होता है, क्योंकि ये जो 2s1 है ये और 3 p, ये तीनों p जो हैं s के साथ संकरित अवस्था में रहते हैं, इसलिए ये sp3 संकरण ये दिखाएगा कार्बन मीथेन में। ठीक है, ऐसा है जो CH4 के अणु को आकृति में चतुष्फल की या टेट्राहेड्रल बनाता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कार्बन का किसी और के साथ केवल एकल बंध है तो यहां पर sp3 संकरण रहेगा, लेकिन कार्बन का दूसरे के साथ कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो यहां पर sp2 संकरण रहेगा। और अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर sp संकरण रहेगा। जैसे कि इथेन में, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में, और ये एथीन प्रोपीन इनमें, और ये इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन इनमें। ठीक है, इथेन एथीन और इथाइन ये 3 कैटेगरी होते हैं कार्बनिक कंपाउंड के। तो जो एथेन ग्रुप है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन उसमें sp3, और एथीन एल्किन ग्रुप है, देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन कहते हैं ना इनको। एल्केन में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जिसमें सिंगल सिंगल बंद है, एल्किन में डबल बॉन्ड जैसे एथीन प्रोपीन ब्यूटीन ऐसा, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जैसे एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ऐसा।
तो जहां पर सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है sp ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहां पर sp3 संकरण और चतुष्फल की संरचना। ठीक, यद्यपि BEH आबंध ध्रुवी है तथापि BEH अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, स्पष्ट करो। तो एक्चुअली यहां पर प्रिंट मिस्टेक है, ये BEH2 है। ठीक है, BEH2 में द्विध्रुव आघूर्ण है लेकिन वो फाइनली शून्य हो जाता है। देखिए कैसे शून्य हो जाता है। तो यहां पर बेरिलियम से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तरफ से इनको ये अपने आप तरफ खींचेंगे, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण नेट जो है 0 हो जाता है। मान लो दोनों तरफ से बेरिलियम इसको खींचता, दोनों तरफ से बेरिलियम खींचता, तब इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण डेवलप होता, प्लस में होता, लेकिन दोनों तरफ से खींचा जा रहा है इसलिए शून्य हो गया। ठीक है, sp संकरण के कारण BEH2 अणु की ज्यामिति रेखीय होती है, सीधी सीधी। इस कारण इसमें उपस्थित दोनों BEH2 आबंध के मतलब बेरिलियम हाइड्रोजन आबंध के आघूर्ण बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये विपरीत दिशा में इस तरह से खींचे जा रहे हैं और इस कारण ये एक दूसरे का निराकरण कर देते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध काम करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फलस्वरूप BEH2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। दोनों तरफ से आप खींचोगे तो 0 हो जाएगा ना, नेट ताकत, नेट बल। ठीक है, नेक्स्ट NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? ठीक है, तो अब द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में किसका अधिक है और क्यों है? देखिए, इसमें पहले आप ये देखिए कि NH3 में दोनों के मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता में कितना अंतर है। तो नाइट्रोजन का 3 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 0.9 का अंतर है। लेकिन NF3 में आप देखिए फ्लोरीन में 4 है और नाइट्रोजन में 3 है, तो इनका अंतर 1 आ रहा है। तो जिसमें विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर रहेगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहेगा। तो NH3 में अंतर 0.9 आ रहा है और NF3 में अंतर 1 आ रहा है, जो कि ज्यादा है। ठीक है, उसके बावजूद NH3 का ज्यादा रहेगा, ऐसा क्यों है? देखिए, दोनों की अंतर लगभग एक जैसा है, 0.9 और 1 लगभग बराबर है, परंतु NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण 1.46 डिबाई NF3 0.24 डिबाई की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में अंतर के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण के 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण NF आबंध आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम कर देता है। इसके फलस्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोराइड के विद्युत ऋणात्मकता की क्षमता को वास्तविक क्षमता से कम कर देता है, इसलिए उनका द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिणामी मान है वो कम आ जाता है। ये 4 लाइनों का ये अर्थ है, और इसलिए अमोनिया का ज्यादा और NF3 का कम हो जाता है, जबकि रियल में NF3 का ज्यादा होना था। अंतर तो इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, नहीं तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन काफी कम हो गया, देख सकते हैं इसमें और उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन का जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण के द्वारा इस बल को कम कर देता है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको 4 लाइनों को। ये देखिए, इसको आप समझिए। ठीक है,
NH3 में प्रभावी 1.46 है और उसमें प्रभावी 0.24 है। तो उसके पीछे कारण ये है कि नाइट्रोजन केंद्र में है और नाइट्रोजन चारों तरफ से खींच रहा है, इसलिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा डेवलप हुआ। इसमें भी नाइट्रोजन केंद्र में है लेकिन चारों तरफ से इसमें से खींचा जा रहा है, इसलिए परिणामी बल कम हो गया। आप चारों तरफ से खींचोगे तो ज्यादा आघूर्ण डेवलप होगा और आपको चारों तरफ से खींचा जाएगा तो परिणामी कम हो जाएगा। ये दोनों अंतर यहाँ पर मुख्य अंतर है। जो 4 लाइनों में ये भी एक पॉइंट लिखा है, उसको आप समझिए कि नाइट्रोजन यहाँ पर खींच रहा है जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन से खींच रहे हैं, इसलिए दोनों में अंतर आया। ठीक है, ये है मुख्य कारण। परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं? sp, sp2, sp3 संकर कक्षकों की आकृति का वर्णन करें। देखिए, थोड़े थोड़े ऊर्जा में अंतर वाले जितने भी कक्षक हैं, जैसे s है, p है, d है, तो ये कक्षक आपस में मिल करके उतनी ही संख्या में नए और संकरित कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा स्तर बराबर होती है और सभी का एक ही नाम होता है। जैसे कि मान लो sp में एक s और एक p कक्षक अलग अलग थे, s की ऊर्जा थोड़ी कम, p की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा थी। ये दो कक्षक हैं, आपस में मिल गए तो दो कक्षक sp sp बने, दो कक्षक बन गए, दोनों का नाम sp और sp है। नहीं तो पहले एक कक्षक का नाम एक, दूसरे का कक्षक नाम p था। ठीक है, जब संकरित हो गए तो दोनों का नाम sp sp हो गया। या sp2 रहेगा तो sp2 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 तीन बनेंगे। वैसे sp3 रहेगा तो sp3 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 और sp3 करके 4 बनेंगे। तो संकरण का मतलब है कि जो कक्षक है वो आपस में मिल जाते हैं, अपनी ऊर्जा का बराबर विभाजन करते हैं, उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, लेकिन उन सब का नाम फिर एक कॉमन नाम हो जाता है। जैसे sp है तो दोनों का नाम sp sp, sp2 है तो तीनों का नाम sp2 sp2 sp2, sp3 है तो चारों का नाम sp3 sp3, ऐसा हो जाएगा और सब में ऊर्जा स्तर बराबर हो जाएंगे। अब वो अब जब बंध बनाएंगे तो बराबर मान वाले बंध बनाएंगे किसी भी तरीके से। संकरण CH4 NH3 H2O, ये NH3 है। H2O जैसे बहुपरमाणुक अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। तो पॉलिंग ने ही कहा कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं और बराबर ऊर्जा का विभाजन कर देते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। आबंध विरचन, विरचन मतलब बनना, आबंध के बनने में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। इस परिघटना को हम संकरण कहते हैं और निम्न तरह से परिभाषित किया जा सकता है। लगभग समान ऊर्जा वाले, ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा स्तरों में SPDF में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है एक ही कोश के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा तो फिर संकरण नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें बराबर विभाजन नहीं हो पाएगा। जैसे एक भिखमंगे का पैसा और मुकेश अंबानी का पैसा को मिला के दोनों में बराबर बांटेंगे कहोगे तो थोड़ी बांटने देगा वो। हाँ, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इनका पैसा मिला के बराबर बांटने के लिए कहोगे तो मान भी जाएंगे, या भिखारी भिखारी का बांटने के लिए कहोगे तो मान जाएंगे। एक भिखारी और एक अंबानी का पैसा बांटने के लिए कहोगे तो मान जाएंगे क्या अंबानी साहब? नहीं मानेंगे। वैसे ही है, बराबर में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो मान सकते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। थोड़ा बहुत ऊर्जा में अंतर है, वो मिक्स होकर बराबर ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। जैसे कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, तो कार्बन में 6 है तो 1s², 2s², 2p2 है ग्राउंड स्टेट तटस्थ अवस्था, उत्तेजित अवस्था में ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 1s², 2s1 और 2px1, 2py1, 2pz1, ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चारों कक्षक यानी S1 और 3p कक्षक आपस में मिलके sp3 कक्षक का संकरण बनाते हैं।
जब दो कक्षक मिल जाएंगे तो sp2, और एक ही कक्षक मिलेगा तो sp संकरण होगा p में से। p तीनों मिले तो sp3, दो मिले तो sp2, एक ही मिला तो sp संकरण। तो जहां पर ट्रिपल मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है वहां पर sp3, जहां पर डबल बॉन्ड बनता है sp2, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में वहां पर sp संकरण होता है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको और बताया है। sp, sp2, sp3 संकर कक्षकों की आकृति कैसे रहेगी, तो इनको हम निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं। पहला sp संकरण कक्षक, तो एक s और एक p कक्षक, और p कक्षक में जनरली pz कक्षक होता है, pz, और x और y अलग रहते हैं। ठीक है, ये x दिया है साइड, यहां पर x को दिया है, p और z को खाली रखा है। ठीक है, तो एक s और एक px कक्षक, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और बाकी दो अनहाइब्रिड रह गए। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में संकर में परमाणु की संयोजकता कोश के उपकोशों का एक कक्षक तथा p उपकोश का एक कक्षक, s उपकोश का एक कक्षक और p उपकोश का एक कक्षक मिलकर समान आकृति एवं तुल्य ऊर्जा के sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ये कक्षक आकृति में 180 डिग्री कोण पर अभिविन्यासित होते हैं। तो सीधा सा मतलब है जब दो ही हैं तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तीन रहेंगे तो इसमें 120 डिग्री का कोण बनेगा, चार रहेंगे तो 90-90 का कोण बनेगा। ठीक है, sp2 संकरण, अब इसमें एक s, यहां पर px और py दो कक्षक यहां पर संकरण में भाग लिए, और pz कक्षक संकरण में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो तीन कक्षक संकरण में भाग लिए, एक कक्षक नहीं लिया। तो इस संकरण में परमाणु की संयोजकता कोश के s उपकोश का एक कक्षक और p उपकोश के दो कक्षक संयोजित होकर समान आकृति एवं तुल्य ऊर्जा के sp2 संकरण कक्षक बनाते हैं। ये sp2 संकरण कक्षक एक तल में स्थित होते हैं तथा एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 120 डिग्री कोण पर निर्देशित रहते हैं। अभी बताया मैंने 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जो आकृति है इनको हम पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े हैं, तो इनको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये अब मैं बार बार इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर में कराना है, तो नोट्स आप बना लीजिए। इसका सब समझा चुका हूँ पहले के क्लासेस में, इसलिए ज़्यादा फिर से इसमें बात नहीं करूँगा मैं। अब है sp3 संकरण, तो इसमें एक s और तीनों p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। परमाणु की संयोजकता कोश के s उपकोशों का एक और p उपकोश के तीन उपकक्षक संयोजित होकर समान आकृति तुल्य के sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं, और चारों कक्षक एक चतुष्फलक के चारों कोनों पर रहते हैं 90-90 डिग्री में। लेकिन 90 डिग्री नहीं बनता, एक के बीच में 109 डिग्री का और बाकी के बीच में डिग्री बनेंगे 90 का। ठीक है, वो इसलिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो थोड़ा आकार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चतुष्फलक बनेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ों को बता चुका हूँ पहले भी ना, अब बार बार उसी चीज़ को बताना उचित नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्यूमिनियम परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन यदि होता है तो समझाइए। संकरण अवस्था में परिवर्तन, तो यहां पर AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसमें एक क्लोराइड और जुड़ गया तो एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना। तो पहले अपन AlCl3 में देखते हैं कि इसमें sp2 संकरण कैसे होता है। तो एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 3pz1 है, और जब AlCl4 का निर्माण होता है sp3 संकरण के द्वारा, क्योंकि एक जो एल्यूमिनियम के रिक्त 3pz कक्षक भी संकरण में सम्मिलित होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है 2 4 6 4 10 11 12 13 पूरा लिखा तो है 13, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 13 होता है ना परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये पूरा 13 परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3p1 ये x है, 3p1 y है और 3pz खाली पड़ा है। इसी में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस Cl को एकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, तो
sp3 संकरण के द्वारा हो रहा है और AlCl4 में एल्यूमिनियम के रिक्त 3pZ कक्षक भी संकरण में सम्मिलित होते हैं। इसलिए दी गई अभिक्रिया में Al की संकरण अवस्था sp2 से sp3 में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पहले था 1Ac2 2Ac2 2p6, कितना हो गया 6 4 10। उसके बाद 3s2 और 3p1 था, इसमें से एक इधर ले गए तब भी 3px1 3py1 ये रहे, 3pz यहां पर 0 है तो इस संकरण भाग नहीं लिया था। तो sp2 संकरण पहले था AlCl3 बनने में, बाद में ये 1 हो गया था ना, बाद में जब 3pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो sp2 के जगह sp3 संकरण हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए। एल्यूमिनियम में 13 है, देखिए तो 1Ac2 2Ac2 2p6 3s2 3p1 ये ग्राउंड स्टेट है। उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा 3s1 3px1 3py1, इतना ही है एल्यूमिनियम में शुरू में। तो इसमें संकरण हुआ sp2 संकरण, 3 कक्षक यहां पर उपलब्ध हुए और तीनों कक्षक में 3 एल्यूमिनियम जुड़ गए, तो AlCl3 में sp2 संकरण है। अब जब एक क्लोराइड और जुड़ेगा तो उस क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में जाएगा, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 3px1 3py1 तो था ही, अब 3pz1 भी आ गया, तो अब ये संकरण क्या होगा sp3 संकरण हो जाएगा। ये देखिए sp3 संकरण, ठीक है, sp3 संकरण हो गया। तो AlCl3 में sp2 और AlCl4 आयन में sp3 संकरण, तो दोनों के संकरण में फर्क आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बोरान तथा नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है? बोरान ट्राइफ्लोराइड है और NH3 है, ये यहां पर NH3 है ये, ठीक है। ये दोनों जुड़े तो इस तरह से जुड़ गए, तो अब क्या दोनों में बोरान और नाइट्रोजन के संकरण में कोई फर्क आया क्या, ये देख लेते हैं। NH3 में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था sp3 अपरिवर्तित रहती है। देखिए NH3 में नाइट्रोजन 7 है तो 1Ac2 2Ac2 2p3 है, ठीक है। तो यहां पर sp3 संकरण है जरूर, लेकिन p के 3 ऑर्बिटल ही बंध बनाएंगे। BF3 में बोरान परमाणु sp2 संकरण है, क्योंकि बोरान का 5 है तो 1Ac2 2s1 2p1x 2py1 ऐसा रहेगा। तो sp2 संकरण है इसमें उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। जबकि टाइफ्लोराइड बोरान NH3 में यह sp3 संकरण हो जाता है। मतलब बोरान पहले sp2 था, यहां पर अकेले में sp2 था, लेकिन जब इन अमोनिया के साथ जुड़ा तो sp3 संकरण हो गया। इसलिए दी गई अभिक्रिया में बोरान की संकरण अवस्था sp2 से sp3 में परिवर्तित होती है, लेकिन अमोनिया का नाइट्रोजन का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बोरान में एक इलेक्ट्रॉन और आगे शिफ्ट हो गया ताकि इसको ये एकोमोडेट कर सके नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए, इसलिए बोरान sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ, तब जाके अमोनिया उसके साथ जुड़ा, नहीं तो इसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं था, ठीक है, तब जुड़ा है वो, तो sp2 से sp3 में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है। थैंक यू, बाय।